गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड अमेंडमेंट बिल 2026। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। लोकसभा ने रिसेंटली इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल 2026 पास कर दिया है, जो कि एक लीगल कन्फ्यूजन को रोकने के लिए बनाया गया है, क्योंकि जो ओल्ड लेबर लॉज जो रिपील किए गए थे उसमें एक लीगल अनसर्टेनिटी आ गई थी कि रिपील और कॉन्टिन्यूटी प्रोविजंस जो होंगे वो मतलब उस पर क्या उस पर एक लीगल अनसर्टेनिटी थी। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 जो है वन ऑफ द फोर लेबर कोड्स है। उसमें तीन मेजर लेजिस्लेशंस को सबस्यूम कर दिया गया है और ऑब्जेक्टिव था इसका कि स्ट्रीमलाइन हो लेबर रेगुलेशंस अंडर अ यूनिफाइड फ्रेमवर्क। तो उसके अंदर जो है जो 2020 का कोड है उसमें सेक्शन 104 जो है वो कहता था कि वो कह रहा है कि रिपील होंगे जो ऊपर के तीनों एक्ट्स हैं ये, और ये सबस्यूम हो जाएंगे न्यू वाले प्रोविजन में या न्यू कोड में। लेकिन कुछ कंसर्न्स रेज किए जा रहे थे कि इससे कुछ लीगल चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि जो रिपील पावर है वो इम्प्रॉपरली एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर दी थी, जो कि अदरवाइज लेजिस्लेटिव पावर है। तो 2026 में ये अमेंडमेंट की गई है, जिसमें बताया क्लैरिफाई किया गया है कि सेक्शन 104 जो है वो ही जो है वो इन पर्टिकुलर थ्री एक्ट्स को रिपील कर रहा है, ताकि कोई फ्यूचर में कोई अनवारंटेड कॉम्प्लिकेशंस ना आए। ठीक है, तो एक तरह से ये आप समझ लो कि लीगल हाउसकीपिंग एक्सरसाइज है ये पूरी। लेकिन अपोजिशन पार्टीज़ ने शार्प कंसर्न्स रेज़ किए हैं, कहा है कि ये जो रिफॉर्म्स हैं ये एंटी लेबर हैं और ये कोड जो है वो ईज़ ऑफ फायरिंग इनेबल कर रहा है रादर दैन ईज़ ऑफ हायरिंग, और जॉब सिक्योरिटी को वीकन कर रहा है। अपोजिशन ने कहा कि जो है लेबर अनरेस्ट और स्ट्राइक जो है वो बेसिकली दिखा रही है कि डिससेटिस्फेक्शन है गवर्नमेंट की अप्रोच से। तो चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड अगर हम देखें तो परसिस्टेंट सस्मिशन है अमंग ट्रेड यूनियंस, तो उसको जो है डायलॉग करने की ज़रूरत है ट्रेड यूनियन के साथ गवर्नमेंट को। और यूनिफॉर्म एनफोर्समेंट होनी चाहिए इन कोड्स की अक्रॉस स्टेट्स। इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के साथ लेबर राइट्स को भी प्रमोट करना चाहिए। जुडिशरी को भी जो है लेबर राइट्स को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ बैलेंस करना चाहिए। और एक पीरियोडिक रिव्यू मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि हम देख सकें कि इन कोड्स का इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पर और इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर क्या हो रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बीएनपीज़ विक्ट्री इन बांग्लादेश। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बीएनपी जो है तारिक रहमान की पार्टी, वो डिसेसिव विक्ट्री गेन कर चुकी है बांग्लादेश में 2/3 मेजोरिटी के साथ। पीएम मोदी ने कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दिया है रहमान को उनकी विक्ट्री के लिए। तो अगर हम देखें बीएनपी के साथ इंडिया के जो है एंगेजमेंट थोड़ी सी जो है कॉम्प्लेक्स ही रही है सिंस 1978। ठीक है, तो तारिक रहमान जो है जिन्होंने लीडरशिप ली है आफ्टर खालिदा जियाज डेथ, वो रिटर्न हुए हैं बांग्लादेश में आफ्टर 17 ईयर्स ऑफ सेल्फ एग्जाइल। तो अगर हम पहले भी देखें तो रिलेशंस जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जब बीएनपी जमात कोalition गवर्नमेंट थी 2001 से 2006 के बीच में, थोड़े से टेंस थे उस टाइम पर, क्योंकि इंडिया कंसर्न्स रेज करता था इंसर्जेंट और टेरर ग्रुप्स की, लेकिन जो है उनको प्रोटेक्शन मिलती थी जमात लीडर्स से। शेख हसीना जो है वो 2008 में फिर पावर में आई और उन्होंने उनकी गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन शुरू किया इंसर्जेंट ग्रुप्स के ऊपर। लेकिन कहा जाता है कि उस समय हसीना ने इस एंटी टेरर मेजर्स का यूज़ करके अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को भी टारगेट किया, खासकर बीएनपी और जमात लीडर्स को। फिर जब हसीना की जो है 2024 में रिमूव हुई, तो पॉलिटिकल लैंडस्केप बहुत तेज़ी से शिफ्ट हुआ। अब जो रीसेंट इलेक्शंस हुए हैं उसमें अवामी लीग जो है वो अलाउड ही नहीं थी उनको कंटेस्ट करना इलेक्शंस, और शेख हसीना इंडिया में भी आ चुकी थी। तो बीएनपी और जमात इस्लामी जो है वो डोमिनेंट फोर्सेस की तरह मर्ज हुए, आपस में कम्पीट किया उन्होंने। तो जब ये विक्ट्री हुई है, इसमें इंडिया के लिए एक जो है होप है, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी डिप्लोमेटिक आउटरीच किया है आफ्टर खालिदा जियाज डेथ टू तारिक रहमान। और इस कैंपेन के टाइम पर भी रहमान ने जो है एंटी इंडिया रेटोरिक जो है वो अवॉइड किया है और एक इंक्लूसिव टोन अडॉप्ट की है। तो दोनों साइड जो हैं उन्होंने इसको पॉजिटिवली रिसीव किया है। और बीएनपी का मैनिफेस्टो जो है उसमें बांग्लादेश बिफोर ऑल और इक्वालिटी और सेल्फ डिग्निटी जो है इन इंटरनेशनल एक्सटर्नल रिलेशंस जो है वो जो है वो स्ट्रेस की गई है, जो कि एक तरह से दिखा रहा है कि एक इनडायरेक्ट असर्शन है बैलेंस टाइज विद इंडिया के लिए। बीएनपी के मैनिफेस्टो में कहा गया है कि हम नॉन इंटरफेरेंस जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटरनल मैटर्स में। ठीक है। जमात इस्लामी ने भी एक तरह से कंसिलेटरी लैंग्वेज यूज़ की थी ड्यूरिंग द इलेक्शंस। किसी भी पार्टी ने पाकिस्तान का मेंशन नहीं किया, लेकिन दोनों पार्टीज़ ने स्ट्रेंथन करने को कहा मुस्लिम वर्ल्ड के साथ अपने टाइज़ को। तो अगर हम चैलेंजेस देखें तो शेख हसीना की जो है कॉन्टिन्यूड प्रेजेंस इन इंडिया जो है पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू रहेगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में। बांग्लादेश जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का साउथ एशिया में, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग टाइज़ की ज़रूरत है।
हमारे को स्टेबल रिलेशंस की ज़रूरत है। इंडिया जो है वो कंसर्न्ड है अबाउट एनी रिसर्जेंस ऑफ एंटी इंडिया इंसर्जेंट और एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी, ठीक है। तो सिक्योरिटी कॉपरेशन की भी ज़रूरत है दोनों साइड्स को। दिल्ली जो है वो चाहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में कॉन्टीन्यूटी चलती रहे। बांग्लादेशीज जो इंडिया में ट्रैवल करते हैं हेल्थ केयर और टूरिज्म के लिए, उनको लॉन्ग टर्म मल्टीपल एंट्री वीज़ा सिस्टम्स जो है वो एक्सपैंड करने पड़ेंगे उनके लिए। इकोनॉमिक माइग्रेशन एक तरह से पॉलिटिकली जो है वो चार्ज्ड इशू है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इंडिया जो है ये भी कंसर्न कर रहा है कि कहीं एंटी माइनॉरिटी शिफ्ट ना हो जाए बांग्लादेश में और एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ ना बढ़े बांग्लादेश में, ठीक है, जैसे कि जो है वो अब यूनुस के टाइम पर हो रही है। तो स्ट्रॉन्ग बायलैटरल कोऑपरेशन जो है वो हेल्प कर सकता है बांग्लादेश को कि वो ड्रिफ्ट ना हो पाकिस्तान या फिर चाइना की तरफ। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अर्बन चैलेंज फंड। ये टॉपिक जो है इकोनॉमी के लिए और गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने लॉन्च किया है अर्बन चैलेंज फंड, जिसमें 1 लाख करोड़ सेंट्रल असिस्टेंस दी जाएगी अर्बन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को ड्राइव करने के लिए। तो यूसीएफ जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 4 लाख करोड़ की जो है वो कैटलाइज करेगा अगले 5 साल में अर्बन सेक्टर के लिए, ताकि सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट बूस्ट हो सके। तो यूसीएफ जो है इसको पहले अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2025-26 में। इसमें एक प्रपोज कॉर्पस है 1 लाख करोड़ की, जो कि सपोर्ट करना चाहती हैं प्रोजेक्ट्स जो कि फोकस्ड हैं सिटीज़ पर, जैसे कि ग्रोथ हब्स बनाना, उनको अर्बन रीडेवलपमेंट करना, वाटर सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना। एक इनिशियल एलोकेशन की गई है 10,000 करोड़ की फॉर द प्रपोज 2025-26 पीरियड, और यूनियन बजट ने फिर अब जो रिसेंट वाला है उसमें 10,000 करोड़ और एलोकेट कर दिए गए हैं इस फंड के लिए। तो एक तरह से ये न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, जिसमें कि रिसिलियंट, प्रोडक्टिव, इंक्लूसिव और क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव सिटीज़ बनाने का प्रोजेक्ट है। 50% जो है वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग जो है वो मार्केट सोर्सेज से ही जो है वो ली जाएगी। प्रोजेक्ट्स जो है सिलेक्ट होंगे ट्रांसपेरेंट और कंपिटिटिव चैलेंजिंग मोड से। स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट रहेगी अर्बन गवर्नेंस के ऊपर। कौन सी सिटीज़ कवर होंगी जिनकी 10 लाख या उससे ज़्यादा की पॉपुलेशन है? सभी स्टेट्स की यूनियन टेरिटरी या फिर यूनियन टेरिटरीज़ की कैपिटल्स जो हैं वो भी कवर्ड होंगी। पॉपुलेशन, मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख या उससे ज़्यादा है, ठीक है। और ये एक रिजिलियंट, प्रोडक्टिव, इंक्लूसिव और क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव सिटीज़ बनाने का प्रोजेक्ट है। ट्रेडिशनल ग्रांट बेस्ड फंडिंग से हम मूव होकर अब मार्केट लिंक, रिफॉर्म ड्रिवन और आउटकम ओरिएंटेड मॉडल ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये जो विजन है ये एक्सटेंड होकर 2033-34 तक जाएगा, ठीक है। यूसीएफ जो है वो सभी सिटीज़ को कवर करेगा जिनकी 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है, सभी स्टेट्स कैपिटल को, मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल एम्फेसिस देगी टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ पर भी, ठीक है। तो यूसीएफ जो है वो 3 वर्टिकल्स पर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेगा। पहला तो सिटीज़ एज ग्रोथ हब्स, मतलब कि ग्रीन फील्ड और सेमी ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट होगी। फिर ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन होगी। क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ होगी, मतलब रेट्रोफिटिंग और अपग्रेडिंग होगी जो लेगेसी के इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है वहाँ पर। उसके बाद वाटर सैनिटेशन पर फोकस रहेगा, ठीक है। तो सेंटर जो है वो 25% प्रोजेक्ट कॉस्ट की फंडिंग देगा एज सेंट्रल असिस्टेंस, 50% जो है वो मार्केट सोर्सेज से फंडिंग लेनी होगी, और बाकी के जो 25% बचे हैं वो स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज या अर्बन लोकल बॉडीज़ बाकी खुद जो है वो अरेंज करेंगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0, जो कि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का अंडर ही लॉन्च किया गया है, ताकि एक्सेलरेट हो सके नेक्स्ट फेज ऑफ इंडिया स्टार्टअप जर्नी, जिसमें कि लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक कैपिटल जो है वो मोबिलाइज हो और वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम स्ट्रेंथन हो, ठीक है। तो एक टारगेटेड सेगमेंटेड फंडिंग अप्रोच ली जा रही है इसमें, जिसमें हाई टेक एरियाज़ को सपोर्ट किया जाएगा, फिर सेफ्टी नेट दिया जाएगा न्यू और इनोवेटिव आइडियाज़ को, इन्वेस्टमेंट होगी बियॉन्ड मेजर मेट्रो सिटीज़, ठीक है, और ग्रेटर कैपिटल दी जाएगी प्रायोरिटी एरियाज़ को, फिर स्ट्रेंथन होगा इंडिया का डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल बेस ऑल्सो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पीएम राहत स्कीम। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम राहत स्कीम जो है अप्रूवल दे दिया है उसे, जो कि प्रायोरिटाइज करेगी लाइफ सेविंग इंटरवेंशन, फाइनेंशियल सर्टेनिटी फॉर हॉस्पिटल्स, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के थ्रू एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए। तो इंटीग्रेट किया जाएगा इसे इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के साथ, और हर एलिजिबल रोड एक्सीडेंट विक्टिम को कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू 1.5 लाख रुपीज़ मिलेगा। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट प्लेटफॉर्म और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, जो है इन दोनों का इंटीग्रेट करके या फिर एमलगमेट करके इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सभी हॉस्पिटल्स को जो है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के थ्रू जो है वो पैसा दिया जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लीड बैंक स्कीम। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने रिसेंटली ड्राफ्ट सर्कुलर इशू किया है रिवाइज गाइडलाइंस पर लीड बैंक स्कीम से रिलेटेड। तो ये रिकमेंडेशंस ऑफ नरीमन कमेटी पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये लीड बैंक स्कीम 1969 में शुरू की थी कोऑर्डिनेट करने के लिए एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स एंड अदर डेवलपमेंटल एजेंसीज, ताकि एनहांस हो सके फ्लो ऑफ बैंक फाइनेंस टू प्रायोरिटी सेक्टर एंड अदर सेक्टर्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट करने के लिए एक्टिविटीज़ इन द डिस्ट्रिक्ट एक पर्टिकुलर बैंक जिसको लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है डिस्ट्रिक्ट की, दी जाती है डिस्ट्रिक्ट की। और ये लीड बैंक जो है अज्यूम करता है लीडरशिप रोल कोऑर्डिनेट करने के लिए एफर्ट्स ऑफ द क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस एंड द गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कंबाइंड मैरिटाइम फोर्सेस। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेवी ने रिसेंटली एक कमांड अज्यूम की है कंबाइंड टास्क फोर्स 154 के लिए, 154 की, जो कि एक की मल्टीनेशनल ट्रेनिंग टास्क फोर्स है अंडर द कंबाइंड मैरिटाइम फोर्सेस। तो कंबाइंड मैरिटाइम फोर्सेस जो है एक मल्टीनेशनल मैरिटाइम पार्टनरशिप है जो अपहोल्ड करती है इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर को काउंटर करने के लिए इलिसिट नॉन स्टेट एक्टर्स को ऑन द हाई सीज, प्रमोट करती है सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी अक्रॉस इंटरनेशनल वाटर्स। मेन फोकस एरियाज इसके काउंटर नारकोटिक्स, काउंटर स्मगलिंग, पायरेसी को सप्रेस करना, फिर जो है रीजनल कॉपरेशन करना। ठीक है, 47 कंट्रीज़ हैं इसमें मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया, और कोई भी एक पॉलिटिकल या फिर मिलिट्री मैंडेट इसका फिक्स नहीं है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेमाग्लूटाइड। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हैदराबाद बेस्ड नाटको फार्मा ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है, को रिसेंटली अप्रूवल मिला है मैन्युफैक्चर और मार्केट करने का जेनरिक सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन का इंडिया में। तो सेमाग्लूटाइड क्या है? क्लास ऑफ मेडिकेशंस जिनको हम ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एग्रोनिस्ट्स कहते हैं। ये मिमिक करते हैं GLP-1 हार्मोन को, और ये बॉडी को कहते हैं कि ज़्यादा इंसुलिन बनाओ जिससे कि ब्लड शुगर कम हो जाए। तो ये बेसिकली ब्लड शुगर लेवल्स को कम करने के लिए कुछ पेशेंट्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ में यह यूज़ किया जाता है। इसे रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक या डेथ इन अडल्ट्स विद टाइप 2 डायबिटीज़ ऑल्सो। ये रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ वर्सनिंग ऑफ किडनी डिसीज़ ऑल्सो, और ये वेट लॉस में भी असिस्ट करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है HAL के साथ एक्विजिशन के लिए 8 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, जो कि एक मल्टीपर्पज़ लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। एयर टैक्सी ऑपरेशंस, कोस्ट गार्ड ड्यूटीज़ और मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ट्विन टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट है, अपनी रिलायबल परफॉर्मेंस और शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए जाना जाता है। और ये अनप्रिपेयर्ड, अनपेव्ड और ग्रास सर्विसेज से भी ऑपरेट कर पाता है, और अपनी वर्सेटिलिटी, लो ऑपरेशनल कॉस्ट और हाई लेवल्स ऑफ डिस्पैच रिलायबिलिटी के लिए जो है इसको प्रमोट किया जाता है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Industrial Relations Code Bill 2026. This topic is important for your governance section. Recently, Lok Sabha has passed the Industrial Relations Code Bill 2026, aimed to prevent legal confusion regarding the repeal of older labor laws, which have been replaced by Industrial Relations Code 2020. So the amendment was meant to reinforce legal certainty around the repeal and continuity provisions which are embedded in the code. So IRC 2020 is one of the 4 labor codes which have been enacted to consolidate and rationalize India's labor laws, and it has subsumed 3 major legislations. The objective is to streamline labor regulations under a unified framework. But what was the issue? So, under Section 104 of the 2020 code, it already provided for repeal of the above acts, but there were concerns that there could be future legal challenges claiming that repeal power was improperly delegated to the executive. Okay, but now it has clarified that repeal occurred by operation of Section 104 itself. So basically, it's just a legal housekeeping exercise to prevent any unwarranted complications of the future. But opposition parties are raising sharp concerns, calling these reforms as anti-labor. They are saying that these codes are enabling ease of firing without ease of hiring, and the result is weakening of job security. Opposition is also linking labor unrest and strike calls due to dissatisfaction with the government's approach. So there is persistent suspicion among trade unions which need to be addressed by dialogue with them. We have to ensure uniform enforcement of these codes across states. We have to promote investment while protecting labor rights. Judiciary must also balance labor rights with ease of doing business. There must be periodic review mechanism to assess impact on employment and industrial relations of these codes. So the next topic is BNP's victory in Bangladesh. This topic is important for your international relations. So BNP, which is led by Tariq Rahman, has secured a decisive victory
which is about two-thirds majority in the 300-member parliament of Bangladesh. PM Modi has congratulated Rahman for this decisive victory. So India's engagement with BNP dates back to 1978 when it was founded by General Ziaur Rahman. Later on, his wife Khalida Zia took the reign of this party. Tariq Rahman assumed leadership after her death, and he returned to Bangladesh after 17 years of self-exile. Relations between India and Bangladesh were tense during the BNP Jamaat coalition government of 2001 and 2000 to 2006. India raised concerns about insurgent and terror groups, and there was protection from Jamaat leaders during that time to these insurgent groups. But Sheikh Hasina returned to power in 2008, and she started crackdown on insurgent groups. But it was alleged that Hasina also used these anti-terror measures to target her political opponents, including BNP and Jamaat leaders. But now, in the recent elections, Awami League was barred from contesting, and Sheikh Hasina was in India. So BNP and Jamaat were emerged as dominant forces in the country. So PM Modi signaled India's readiness to engage constructively with the incoming BNP government. India had already extended diplomatic outreach after Khalida Zia's death. If we look at Rahman's campaign, then he avoided anti-India rhetoric and he adopted an inclusive tone, which was positively received by both Delhi and Dhaka. Bangladesh before all, and self-dignity in external relations, which were some of the manifesto promises in BNP's foreign policy outlook in their manifesto. BNP manifesto also emphasized non-interference in internal matters. Even Jamaat-e-Islami adopted a conciliatory language, advocating peaceful and cooperative relations with neighboring countries, including India. But remember that neither party's manifesto mentioned Pakistan, but both of them said that they want to strengthen ties with the Muslim world. So, what are the key challenges for India in this post Hasina era? So, Sheikh Hasina's continued presence in India will be politically sensitive for both sides. Bangladesh is India's largest trading partner in South Asia, so we must have stable trade relations. India is also concerned about any resurgence of anti-India insurgent or extremist activity. So, therefore, maintaining security cooperation would be a proper priority. India also seeks to continue. India also seeks continuity in infrastructure and connectivity projects linking Northeast India to Bangladesh. Bangladeshis frequently travel to India for healthcare and tourism. So, expanding long-term and multiple entry visa systems would be important. Economic migration from Bangladesh is a politically charged issue in several Indian states, which requires cooperative, non confrontational management to avoid bilateral strain. India is also troubled by any possibility of extremist or anti minority shift within Bangladesh. So, strong bilateral cooperation can also prevent Bangladesh from drifting towards Pakistan or China. So the next topic is Urban Challenge Fund. This topic is important for your governance and economy section. Union Cabinet has launched the Urban Challenge Fund, which will and the fund will provide 1 lakh crore in central assistance to drive urban development initiatives. According to the government, UCF is expected to catalyze a total investment of 4 lakh crore over the next 5 years in urban sector, significantly boosting in city infrastructure and development. So UCF was first announced in Union Budget 2025-26 by the Finance Minister, and the fund with a proposed corpus of 1 lakh crore aims to support projects focused on cities like growth hubs, creating urban redevelopment, improvements in water and sanitation infrastructure. So initial allocation was 10,000 crore in the last budget, but now 10,000 crore, another 10,000 crore have been allocated to continue the rollout of the fund. So this is a new centrally sponsored scheme of Ministry of Housing and Urban Affairs. The aim is to build resilient, productive, inclusive and climate responsive cities. A minimum of 50% of project financing will be mobilized from market sources. Projects will be selected through transparent and competitive challenge mode. A strong thrust on reforms across urban governance, market and financial systems, operational efficiency and urban planning will be there. All cities with a population of 10 lakh or more will be covered. All state and union territory capitals not covered above will be also be covered, of course. And all major industrial cities with a population of 1 lakh or more will be covered.
So the aim is to mobilize market financing, encourage private sector participation, and promote citizen-centric reforms, so as to create resilient, productive, inclusive, and climate-responsive cities. So this is basically representing a shift from traditional grants-based funding to a market-linked, or reform-driven, and outcome-oriented model of urban development. And it is possible that this scheme would be extended to 2033-34 financial year. So it will cover all cities with the population of 10 lakh, all state capitals, all major industrial cities with populations exceeding 1 lakh. Center will also place special emphasis on tier 2 and tier 3 cities. So UCF will support projects across three key verticals. First will be the cities as growth hubs, basically focusing on greenfield and semi-greenfield development, along with trunk infrastructure creation. Then there will be creative redevelopment of cities by retrofitting and upgrading legacy infrastructure. Then there will be focus on water and sanitation infrastructure. Okay, center will provide 25% of the project's cost as central assistance, and at least 50% of the funding will be raised through market sources. The remaining 25% will be contributed by states, union territories, or other urban local bodies. So the next topic is Startup India Fund of Funds 2.0. This topic is important for your economy section. Union Cabinet has approved the establishment of Startup India Fund of Funds 2.0, which was launched under the Startup India initiative. It is designed to accelerate the next phase of India's startup journey by mobilizing long-term domestic capital, strengthening the venture capital ecosystem, and supporting innovation-led entrepreneurship. So it will have a targeted, segmented funding approach. So it will prioritize breakthroughs in high-tech areas. It will provide a safety net for new and innovative ideas. It will encourage investment beyond major metros. It will direct greater capital to priority areas, okay, and will also strengthen India's domestic venture capital base. So the next topic is PM Rahat scheme. This topic is important for your social issues. So Government of India has recently launched the PM Rahat scheme to prioritize life-saving intervention, financial certainty for hospitals, and a structured emergency response system for accident victims. So the scheme will be integrated with the emergency response support system. Under the scheme, every eligible road accident victim of any category of road accident will be entitled to a cashless treatment of up to 1 lakh 1.5 lakh per victim. It will be implemented by amalgamating the electronic detailed accident report platform of Ministry of Road Transport and with the transaction management system of National Health Authority. So hospitals will be reimbursed by using the motor vehicle accident fund. Okay. So the next topic is lead bank scheme. This topic is important for your economy section. RBI has recently issued draft circular on the revised guidelines for a lead bank scheme. So it was this scheme was introduced on the recommendations of Nariman Committee in 1969 by RBI. The objective is to enhance the flow of bank finance to the priority sector and other act sectors. So a particular bank in every district is assigned lead bank, responsibility of that district. Then this lead bank is then this lead bank assumes leadership role for coordinating the efforts of credit institutions and the government. So the next topic is combined maritime forces. This topic is important for your security section. So Indian Navy has assumed the command of Combined Task Force 154, which is a key multinational training task force under the combined maritime forces. So it's what is combined maritime forces? It is a multinational maritime partnership which upholds the international rules-based order by countering illicit non-state actors on the high seas. It promotes security, stability, and prosperity across international waters. Its main focus areas are counter narcotics, counter smuggling, and suppressing piracy. So it consists of 47 nations, including India, and they are not bound by any fixed political or military mandate. So the next topic is semaglutide. This topic is important for your science and tech section. Hyderabad-based Natco Pharma has received approval to manufacture and market generic semaglutide injection in India. So semaglutide is a class of medications known as glucagon-like peptide-1 receptor agonists, and it mimics the GLP-1 hormone. So its role is to prompt the body to produce more insulin so as to reduce blood sugar level. So semaglutide is used for controlling blood sugar levels in certain patients with type 2 diabetes. It also reduces the risk of a heart attack, stroke, or death in adults with type 2 diabetes. It also reduces the risk of worsening of kidney disease and assists with weight loss in certain people who are obese or overweight. So the next topic is Dornier 228 aircraft. This topic is important for your security section. The Defense Ministry has signed a contract with HAL
for the acquisition of 8 Dornier 228 aircraft. So it's a highly versatile, multi-purpose light transport aircraft meant for air taxi operations, coast guard duties, and maritime surveillance. It's a twin turboprop aircraft known for its reliable performance and short takeoff and landing capabilities, which allows it to operate from unprepared, unpaved, and grass surfaces. It is typically promoted for its versatility, low operational costs, and high levels of dispatch reliability. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.